नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में जानेंगे कि आपके शहर का क्या हाल है, वहां पर कोरोना की स्थिति क्या है, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में देश में 3,60,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं लखनऊ की बात करें, मेरठ की बात करें, ऑक्सीजन की नई खेप पहुंची है। साथ ही वाराणसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तारी हुई है। ये 3 तस्वीरें आपको बता रही है। पहली तस्वीर जिसमें कोरोना की भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी भी जानकार कह रहे हैं कि 15 से 16 मई तक लगभग यही स्थिति देखने को मिलेगी। जो हालात है उस हिसाब से। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बनी हुई है। लखनऊ की बात करें, मेरठ की बात करें, जहां पर ऑक्सीजन की खेप पहुंच रही है, लगातार सप्लाई हो रही है। और रेमडेसिविर जैसे जरूरी चीज की भी कालाबाजारी ऐसे वक्त में हो रही है जब जरूरत है कि हम सब मिलकर कोरोना को हराने की दिशा में काम करें। लेकिन कुछ लालची लोग इस कदर अभी भी हैं जो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। जो इंजेक्शन 899 रुपया में मिलनी चाहिए, उस इंजेक्शन के लिए लाखों वसूल रहे हैं। और ऐसे मामलों में कार्रवाई भी प्रशासन की देखने को मिल रही है। गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक हॉस्पिटल का स्टाफ भी है, एक डॉक्टर शामिल, जिसे गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर के साथ 2 उसके जो सहयोगी हैं उन्हें भी पकड़ा गया है। 36 लाख रुपए इनके पास से बरामद किए गए। 70 इंजेक्शन इनके पास रेमडेसिविर की, जिसकी मांग पूरे देश में ही लगातार बनी हुई है। इन 3 तस्वीरों को देखने के बाद अब जानते हैं कि आपके शहर का क्या हाल है। यूपी में सरकार के दावों के बीच हम अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। कोरोना मरीजों को कितनी राहत मिल रही है, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, हॉस्पिटल्स में कैसे इंतजाम है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, ये भी आपको बताएंगे। सरकार हो या प्रशासन, दावे यही हो रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की। जहां जरूरत है वहां पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। ये जानते हैं हमारे सहयोगी। इस वक्त आगरा से आरिफ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अलाउद्दीन भी हमारे साथ, और प्रयागराज से सर्वेश जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। आरिफ के पास सबसे पहले चलते हैं। आरिफ, आगरा का हाल बताएं। वहां पर दो जो मुख्य मुद्दे हैं, एक कोरोना की स्थिति क्या है, आज का क्या डेटा है, और दूसरे के इंतजाम कैसे दिख रहे हैं? देखिए, इंतजामों का हाल तो बेहाल है। हालात ये है कि जो 20 लापरवाह कोविड हॉस्पिटल थे उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यानी कि प्रशासन की लापरवाही थी कि जिसको चाहा, जिस हॉस्पिटल को चाहा, उन्होंने कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया और मरीजों को वह भर्ती करा दिया, और वहाँ कोई भी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक सबसे बड़ी कमी को दूर आज किया गया। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन सप्लाई की है। हालांकि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर तमाम दावे प्रशासन कर रहा है कि हमने तमाम सप्लाई दे दी है, लेकिन अभी एक हॉस्पिटल का हमने जायजा लिया, वहां साफ तौर पर लिखा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम नए पेशेंट भर्ती नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन की कमी अभी भी लगातार जा रही है। अब तीसरी बात आती है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बहुत भारी किल्लत है, लोगों को जरूरत है, उनको नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अभी भी बड़े ठोस कदम उठाने होंगे, जो मरीज है उन तक सारी सुविधाएं पहुंचे। हालांकि सरकार ने बहुत बड़ी कोशिश की है, सरकार बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है कि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना हो। और कोविड परेशान आप जब रेमडेसिविर की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूं, आपने डॉक्टरों से पूछा क्या कि बहुत सारे जो जानकार है वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन ही दिया जाए, उसके ऑप्शनल में बहुत सारे और ऑप्शंस मौजूद हैं। तो डॉक्टर्स क्यों रेमडेसिविर ही रिकमेंड कर रहे हैं जबकि ये बहुत मुश्किल से मिल रही है इंजेक्शन? कोई और क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने मेनका बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे खास बात यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन हो और वो मौत के कगार पर आ गया हो। लेकिन जब 5-5 इंजेक्शन एक एक मरीज को सरकार ने अलॉट कर दिए, उसके बाद भी डॉक्टर उनको नहीं लगा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन ही लगेगा, बाकी के अलावा नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो अस्पतालों में लापरवाही है वो भी देखने को मिल रही है। या तो डॉक्टर गुमराह कर रहे हैं, या डॉक्टरों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, या जिस हिसाब से 20 हॉस्पिटल जिनको आज कोविड लिस्ट से बाहर निकाला गया है उनको बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं कि आखिरकार कोविड से लड़ाई लड़ी कैसे जाए, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए मरीज का। तो कुल मिलाकर ये डॉक्टरों भी बड़ी पैमाने पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन ही चाहिए। तो ये इस बात को लेकर, और ऐसा ही हमें देखने को मिला, ऐसा ही हमें देखने को मिला कानपुर में, जहां पर हॉस्पिटल के बाहर ये नोटिस लगा दिया गया कि ऑक्सीजन नहीं है, कोई एडमिशन नहीं होगा किसी मरीज का, और अंदर जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। प्रशासन की छापेमारी में ये बात सामने आई। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ और पूरे प्रदेश का हाल बताएं, कोरोना को लेकर जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसके बारे में भी बताएं।
देखिए, करीब 15 दिनों के बाद ऐसा पहला मौका हुआ जब लखनऊ में कल डेटा कम हुआ। करीब 5500 के करीब लगातार जा रहा था आंकड़ा, लेकिन वो 800-900 कल 24 घंटे का जो अपडेट आया था उसमें कम हुआ था। इन तमाम चीजों को और बेहतर करने के लिए लगातार सरकार अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है। लगातार जो आरडीएसओ को जो अस्पताल है वो भी जल्द से जल्द फंक्शन होने वाला है। गैस की जो प्रतिपूर्ति है उसको भी सरकार ज्यादा कर रही है और लगातार गैस को मंगवाया भी जा रहा है। ऐसे एक सेंटर में मैं खड़ा हूं, पीछे मेरे जो अस्पताल है ये चिन्हट में 50 बेड का फंक्शनल हॉस्पिटल है, जिसको आज शाम तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कल से यहां पर L2 लेवल के 50 लोग और L3 लेवल के 5 लोगों की भर्ती का आदेश यहां पर दिया गया। अस्पताल को पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, सीएमओ समेत तमाम बड़े अधिकारी अभी यहां पर निरीक्षण में आए भी हैं और निरीक्षण फिलहाल इस अस्पताल का चल भी रहा है। युद्ध स्तर पर अस्पताल में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अस्पताल ने जो जरूरतें बताई हैं, गैस सिलेंडर से लेकर के पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम दूसरे स्टाफों को वो शाम तक नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि लगातार, क्योंकि एकाएक जो एक प्रेशर आया था उसको बिला शक शुबहा थोड़ा सा झेलने में मुश्किल हालात आए थे, लेकिन अब तमाम जगहों पर तेजी से जागरूकता आई है, तेजी से काम करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है 102 दिन के अंदर चीजें और ज्यादा पटरी पे आ जाएंगी। लगातार बेड की तादाद बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि चीजें जरूर कंट्रोल में आए और तेजी से आए। सर्वेश का रुख कर लेते, दोबारा आपके पास लौटेंगे तो जानेंगे और हाल। सर्वेश, प्रयागराज की स्थिति के बारे में बताएं और ये बताएं कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े मरीजों के हर रोज सामने आ रहे हैं, क्या उनके मुकाबिल वो इंतजाम काफी दिख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमितों के आंकड़े थोड़ा राहत देने वाले हैं। पिछले 4 दिनों में लगातार जो कोरोना संक्रमित हैं उनके आंकड़े में कमी आई है। मंगलवार को जो आंकड़ा जारी किया था स्वास्थ्य महकमे ने, उसके हिसाब से 1558 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जबकि 1600 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए थे। इसमें अस्पताल और होम आइसोलेशन के लोग शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कल जो आंकड़ा आया था मौतों का, वो 18 का आया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। और पूरे अप्रैल महीने में अभी 3 दिन बाकी हैं, 28, 29 और 30, 246 लोगों की मौत हो गई। तो यानी मौत जो हो रही है संक्रमितों की, ये काफी चिंताजनक है। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा दोनों इस बात को लेकर चिंतित हैं और परेशान है कि आखिर संक्रमितों की मौतों को कैसे रोका जाए। इसमें दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जहां तक बात है तो ऑक्सीजन की किल्लत शहर में अभी बनी हुई है। आज हमने जहां पर नैनी इलाके में कई प्लांटों का, ऑक्सीजन प्लांटों का जहां पर हमने जायजा लिया, वहां पर हमने देखा कि तमाम लोग जिनके मरीज होम आइसोलेशन में हैं, वो अभी भी खाली सिलेंडर लेकर रात 11 बजे से खड़े हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो कहीं न कहीं अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आदेश दे चुके हैं कि जिला प्रशासन इस पर नजर रखे। बिल्कुल आदेश दिए गए हैं सभी जिलों के प्रशासन को कि नजर बनाए रखें, सख्ती करें, और वो कई जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। धन्यवाद इस वक्त आप सभी का पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। जो आंकड़े कम हुए हैं वो जरूर राहत दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं मौजूदा हालात कि हमें सख्ती को बनाए रखने की जरूरत है ताकि कोरोना को पूरी तरह से हराया जा सके। खबर नोएडा से, यहाँ से आई कुछ तस्वीरें स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े करने वाली हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तीमारदार सीएमओ दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा। कुछ परिवारों का आरोप है कि सीएमओ साहब बार बार आने पर पुलिस से गिरफ्तार करवाने की धमकी दे रहे हैं। मरीज के परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की आस में सेक्टर 39 सीएमओ दफ्तर पहुंचकर बार बार गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और सीएमओ साहब है कि मदद से इनकार कर रहे हैं। मरीज के परिजन सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी के पैर पर गिरकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं। देखिए तो परिजनों का क्या हाल है। मरीजों को बचाने की गुहार, अपने परिजन को बचाने की गुहार लगा रहे हैं ये यहाँ सीएमओ के पैर पकड़कर, और सीएमओ ने यहाँ धमकी दी है कि अगर बार बार आए तो पुलिस से गिरफ्तार करवा दूंगा। आप लोग किस लिए आए हैं? क्या कह रहे हैं? बोले कि अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोले कि जो जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने? नहीं दिया। तो जब हम ऐसे लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे कोरोना से, ये भी सवाल है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बुलंदशहर से डराने वाली तस्वीर सामने आई। खुर्जा के जटिया इंटर कॉलेज का मामला, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। कुछ लोगों ने मास्क पहन भी रखा है, लेकिन पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पहले की यह तस्वीर है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में यहां पर भीड़ लगी, पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। दरअसल
कल चौथे चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर पोलिंग पार्टियां रवानगी से पहले यहां पर इकट्ठा हुई थी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, सलीके से मास्क तक इन लोगों ने नहीं लगाया है। और जो तस्वीर अभी आपने देखी, ऐसी तस्वीर लगभग पूरे देश में हर जगह लगभग देखने को मिल रही है। कोरोना देश भर में लगातार कहर बरपा रहा है। इसकी एक वजह ये तस्वीरें भी हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,60,907 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,293 लोगों की जान चली गई। पहली बार एक दिन में मौत का ये आंकड़ा 3,000 के पार पहुंचा है, लेकिन ये आंकड़ा डराने वाला है। कुल मौत का आंकड़ा इस वक्त देश में 2,01,187 हो चुका है। वहीं कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,79,97,267 है। देश में इस वक्त एक्टिव केसेस की बात की जाए 29,78,709 एक्टिव केसेस हैं और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,48,17,371 है। और अब जब साथ मिलकर लड़ने का वक्त है तो पूरी दुनिया का साथ भारत को मिल रहा है। अमेरिका ने भी माना कि कोरोना से लड़ाई में भारत की कोवैक्सीन काफी कारगर है और कोरोना के 617 वेरिएंट से लड़ने में भारत की कोवैक्सीन ज्यादा असरदार है। व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर और अमेरिका के टॉप पेंडेमिक एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने ये जानकारी दी है। डॉक्टर फॉसी का कहना है कि उन्हें रोजाना के हिसाब से काफी डेटा मिल रहा है, लेकिन हाल ही के कोविड-19 केस में जिन लोगों को भारत में वैक्सीन लगी है उसके आधार पर यह पाया गया कि कोरोना के 617 वेरिएंट से लड़ने में कोवैक्सीन काफी कारगर है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन ही अभी तक का कारगर बचाव है। उधर हाथरस शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है, जबकि अभी भी 5 लोगों की हालत गंभीर बनी है। उधर एसपी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक दारोगा और एक सिपाही को निलंबित किया। साथ ही हाथरस गेट के कोतवाली प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, गांव में हुए पारंपरिक पूजा कार्यक्रम के दौरान इन लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद देर रात इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 6 लोगों की मौत हो गई है। एक की मौत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई, जबकि 5 लोगों की मौत घर पर ही हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। एक तरफ उस आरोपी शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसने पूजा के बाद शराब बांटी थी। हालांकि उसका दावा है कि उसने देसी शराब की दुकान से ही शराब खरीदी थी, जिसके बाद प्रशासन ने कई ठेकों पर छापेमारी की और वहां से बॉटल सैंपल्स जब्त किए गए हैं। इस मामले की जांच में हाथरस प्रशासन जुटा हुआ है। सुमित शर्मा हमारे सहयोगी हाथरस से इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, कुछ साफ हो पाया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात पुलिस वाले कह रहे थे कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, क्या अब रिपोर्ट आ गई है? और दूसरी तरफ जो छापेमारी की गई है उसमें क्या बरामदगी हुई? जी मेनका, मैं आपको बता दूं कि अभी तक 6 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। एक और की अभी उपचार के दौरान मौत हुई है। इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें साफ तौर से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनकी मौत किस कारण हुई है। इसीलिए सभी की रिपोर्ट का विसरा रिजर्व कर लिया गया है। अभी इनकी रिपोर्ट आना बाकी है, विसरा की रिपोर्ट आना बाकी है। पूरे मामले में जिला प्रशासन द्वारा जनपद के विभिन्न देसी शराब की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। 2 दुकानों को जिला प्रशासन ने सीज भी किया है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी हाथरस वीर जायसवाल ने कार्रवाई करते हुए कार्य में लापरवाही बरतने वाले लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मेनका, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इस घटना में एक नामजद आरोपी जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इस घटना में, इस प्रकरण में जो ड्यूटी में लापरवाही के दोषी पाए गए चौकी प्रभारी तथा संबंधित बीट प्रभारी को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है तथा संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध उनकी भूमिका को लेकर मेरे द्वारा विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो एक तरफ विभाग के अंदर कार्रवाई और दूसरी तरफ हाथरस जिला प्रशासन ने कई जगहों पर देसी शराब की दुकानों पर छापेमारी की। देसी शराब के ठेकों से आबकारी टीम ने सैंपल भी लिए हैं और 2 दुकानों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। जांच पूरी होने तक दोनों दुकानें सील रहेंगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई मौत का संज्ञान लेते हुए यूपी चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है, जिसमें सवाल पूछा गया है कि चुनाव आयोग बताए कि वो कोरोना नियमों का पालन कराने में क्यों फेल हुआ और उसके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है, चुनाव आयोग से सवाल पूछा है पंचायत चुनाव को लेकर। इससे पहले भी एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि चौथे चरण का जो मतदान होना है उसके दौरान कोविड नियमों का पूरी सख्ती से पालन करवाया जाए। पंचायत का चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में हो रहा है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी होती है कि चुनाव नियमानुसार संपन्न हो। चूंकि कोरोना के महामारी का समय चल रहा है, इसलिए कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन कराना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय के सवाल का जवाब आयोग न्यायालय के समक्ष देगा कि चुनाव के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन कैसे। चुनाव आयोग ने जो सवाल उठाए हैं वह सवाल राष्ट्रमन का है। ऐसे समय में जब एक एक जान त्राहिमाम कर रही हो, पंचायत चुनाव का औचित्य क्या है? चुनाव 6 महीने के लिए टल भी सकते थे, लेकिन चूंकि राज्य सरकार को विधान परिषद में अपना बहुमत लाने की जल्दी है, इसलिए पंचायत चुनाव करा रही है। तो फिलहाल इस पर भी राजनीति जारी है लगातार। और चलिए अब आपको एक ऐसे कोरोना वॉरियर्स से मिलवाते हैं जो गुजरात के आणंद के रहने वाले हैं। वो स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं, लेकिन सारे प्रोटोकॉल वो स्वास्थ्य कर्मियों वाला ही पालन कर रहे हैं। साथ ही सभी लोगों से टीका लेने की गुजारिश भी कर रहे हैं। पीपीई किट में नजर आ रही ये जनाब ना तो डॉक्टर हैं और ना ही मेडिकल स्टाफ। ये कोई साइंटिस्ट या फिर कोरोना वॉरियर्स भी नहीं हैं, बल्कि पीपीई किट में ही ये ऑटो चलाते हैं और इस वजह से लोग इन्हें पीपीई किट में ऑटो वाला के नाम से पहचानने लगे हैं। चलिए अब इनका संदेश सुन लीजिए। कोरोना संक्रमण की महामारी पूरे देश में फैल रही है। ऐसे समय में मेरी आपसे एक ही अपील है, कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाइए। जैसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुरक्षा साबित होगी। टीकाकरण का समर्थन करने वाले शख्स का नाम भाईलाल भाई है। भाईलाल भाई गुजरात के आणंद के वासणा गांव के रहने वाले हैं। भाईलाल भाई पिछले कई सालों से ऑटो चलाते हैं। इन पर अपने पिता और बहन की जिम्मेदारी है और कोरोना काल में भी ये अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। इसके लिए सावधानी बरतते हैं। मेरे ऊपर मेरे घर की परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। मैं सुबह में ऑटो लेके निकलता हूँ, पीपी किट पहन के मेरी ऑटो में भी सैनिटाइजर करता हूँ और हाथ पे भी लगाता हूँ। जब से कोरोना की महामारी आई है, ये पीपीई किट पहनने लगे हैं, जिससे न सिर्फ भाईलाल भाई बल्कि उनके ऑटो में सफर करने वाले यात्री भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी रिक्शा सैनिटाइजर करते हैं, खुद पीपीई किट पहनते हैं, अपने मुसाफरों के हाथ भी सैनिटाइजर करा के मास्क पहना के रिक्शा में बिठाते हैं। पीपीई किट पहनने से भाईलाल भाई के सामने उस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आती जब किसी कोरोना मरीज को अस्पताल ले जाना होता है। यानी पीपीई किट पहनने से उन्हें बीमारी का खतरा नहीं रहता। साथ ही सैनिटाइजेशन और दूसरे कोरोना गाइडलाइंस का भी भाईलाल भाई पूरा ख्याल रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।